Hello everyone. In this lecture, I am going to discuss about the basics of tensor analysis. Basically, as we know that three types of quantities exist in our nature, and these quantities are as follows. And first of one is vector quantity, second one is scalar quantities, and third one is tensor quantities. अब हम देखते हैं कि हम इन क्वांटिटीज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके साथ क्या क्या एसोसिएट होता है और हम उनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। वो उनके साथ होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, उनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के नेम से। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेशर एंड फोर्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स होंगे। एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर हम जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है उनको रैंक की टर्म में डिफ़ाइन करें तो जो रैंक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़ की वो 1 होती है। अभी के लिए जो रैंक का कंसेप्ट है हम उसको समझने की बजाय जब हम टेंसर क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम उसको अच्छे से समझेंगे कि रैंक एक्चुअल में होती क्या है। अब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो कैसे डिफ़ाइन होती हैं, वो मैग्नीट्यूड से डिफ़ाइन की जाती हैं। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए नंबर हैविंग नो डायमेंशन, यानी कि एक कोई भी नंबर होता है या फिर उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब इस क्वांटिटीज़ के हम एग्जाम्पल क्या क्या देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स होंगे इलेक्ट्रिक करंट, वॉल्यूम, वर्क एंड टेम्परेचर एंड मेनी मोर एट्सेट्रा। अब अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ को रैंक की टर्म में डिफ़ाइन करें तो इन क्वांटिटीज़ की जो रैंक होती है वो 0 होती है। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट और वर्क एंड टेम्परेचर होता है उनकी आप बोलेंगे कि डायरेक्शन होती है, क्योंकि वर्क डन जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको नेगेटिव भी कैलकुलेट करते हैं और पॉजिटिव भी कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली हम टेम्परेचर को भी नेगेटिव भी बोलते हैं और पॉजिटिव भी बोलते हैं। अब देखो, जो हम नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं वहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है वो किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करने की बजाय उसके मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। हम वर्क की टर्म में भी इसी तरीके से बात करते हैं। अब देखो, जो टेम्परेचर है अगर मैं उसको -2 डिग्री सेल्सियस बोलती हूँ और उसको कन्वर्ट करती हूँ केल्विन स्केल में तो हमें एक पॉजिटिव टेम्परेचर ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस का कोई मतलब ही नहीं है कि इसकी डायरेक्शन -2 डिग्री सेल्सियस है। और जो केल्विन स्केल होता है उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस के स्केल से तो वो हमें एक पॉजिटिव टेम्परेचर ही मिलता है, एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। इसका मतलब क्या है कि वो जो नेगेटिव साइन है डिग्री सेल्सियस के केस में उसका कोई भी मतलब डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। देन अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है हम उसको स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं। अब सपोज करो ये कोई भी एक सर्किट डायग्राम है हैविंग अ इलेक्ट्रिक सोर्स। अब अज्यूम करो कि इस ब्रांच में जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और इस ब्रांच में ये डायरेक्शन है। अब हम
क्या देख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हैं तो इसको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, और अगर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा तो इसका नेट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। लेकिन करंट की टर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें ये जो थर्ड ब्रांच दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ नेट रिजल्टेंट करंट का मिलता है, यानी कि कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हमें इस ब्रांच में मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब जो है हम टेंसर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। टेंसर क्वांटिटीज़ जो है वो किसने ओरिजिनेट की थी? ओरिजिनेटेड बाय जी रिसी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अब हम टेंसर क्वांटिटीज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? टेंसर क्वांटिटीज़ के पास जो है मैग्नीट्यूड होता है एंड हैविंग 2 और मोर डायरेक्शंस। अब देखो यहाँ पर जो टर्म हमने यूज़ की है 2 और मोर डायरेक्शंस, अगर हम इसके बारे में सोचते हैं ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग लगता है कि किसी भी क्वांटिटी की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती हैं। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा टेंसर क्वांटिटीज़ का? स्ट्रेस, स्ट्रेन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं टेंसर क्वांटिटीज़ के लिए। लेकिन हम अपने इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि दो डायरेक्शन कैसे हो सकती हैं, तो हम स्ट्रेस का एग्जाम्पल समझेंगे। अब स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, यानी कि अब मान लो किसी भी टाइप का स्ट्रेन है, जैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस है या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, उन सभी में जो इंटरमोलिकुलर लेवल पर जाकर जब हम सोचते हैं तो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट आता है, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। यानी कि हमने उस बॉडी पर जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की, उसके कारण उसके जो इंटरनल पार्ट होगा बॉडी का, उसमें जो चेंज होगा हम उसको स्ट्रेस बोलेंगे। अब सपोज करो हमारे पास कोई भी 3D बॉडी है, 3D बॉडी के लिए हम कोई भी क्यूब अज्यूम कर लेते हैं। अब क्यूब जो है इसमें इस प्लेन पर मान लेते हैं कि हमने कुछ प्रेशर को एक्सर्ट किया। हमने अगर इस प्लेन पर प्रेशर को एक्सर्ट किया तो अब देखो इस पूरे प्लेन में नंबर ऑफ़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे, और हमें स्ट्रेस को अगर समझना है तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर ही समझना होगा। अब हम इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब हमने प्रेशर इस डायरेक्शन में एक्सर्ट किया है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और जो चेंज आएगा इनकी ओरिएंटेशन में उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेस। यानी कि हमने स्ट्रेस को बाहर से अप्लाई नहीं किया, हमने तो बाहर से फोर्स अप्लाई की है, यानी कि प्रेशर लगा लीजिए। स्ट्रेस कभी भी अप्लाई नहीं किया जाता, वो एक जनरेट किया जाता है। अब देखो एक नोट पॉइंट भी आता है यहाँ पर कि जो स्ट्रेस है वो हम कभी भी पूरी बॉडी का नहीं निकालते, बल्कि हम एक पॉइंट का निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि इसकी दो डायरेक्शंस कैसे हैं। अब प्रेशर हमने इस डायरेक्शन में एक्सर्ट किया है, अब प्लेन की भी अपनी एक डायरेक्शन होगी, प्लेन की डायरेक्शन होगी ये। अब यहाँ पर हमें क्या कंक्लूज़न मिल रहा है? हमें यहाँ देखना है कि स्ट्रेस की जो डायरेक्शन है वो किस किस वजह से है। स्ट्रेस की डायरेक्शन जो है वो एक तो प्रेशर की वजह से, यानी कि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, फोर्स की वजह से डायरेक्शन होगी एक तो, और सेकंड किसकी वजह से होगी? प्लेन की वजह से। अब यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला कि जो स्ट्रेस है उसकी दो डायरेक्शन होगी, फर्स्ट वन फोर्स की वजह से और सेकंड वन प्लेन की वजह से। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, क्योंकि
यहाँ पर जो प्रेशर है वहाँ पर उसकी तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, लेकिन स्ट्रेस की हमें यहाँ पर जो है दो डायरेक्शंस मिल गई। और देखो जो स्ट्रेस और प्रेशर है दोनों की ही यूनिट पास्कल होती है, और 1 पास्कल किसके इक्वल होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन भी सेम है, लेकिन फिर भी ये दोनों क्वांटिटीज़ अलग हैं, जिसमें प्रेशर तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्ट्रेस जो है टेंसर क्वांटिटी है। हम स्ट्रेस को वेक्टर नहीं बोल सकते और ना ही प्रेशर को टेंसर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्शन का डिफरेंस आ रहा है। प्रेशर की उसकी खुद की एक डायरेक्शन है, हम किस डायरेक्शन में उसको एक्ट करवा रहे हैं, और स्ट्रेस की भी अपनी 2 डायरेक्शंस हैं। अब इसके बाद देखो हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने पर हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज नहीं होती, यानी कि वो क्वांटिटीज़ इनवेरिएंट रहती हैं। कब? जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इस टर्म को समझने के लिए हम एक n डायमेंशनल स्पेस को कंसीडर करते हैं। अब n डायमेंशनल स्पेस को कंसीडर करने का मतलब क्या है? हम टेंसर के बारे में बात कर रहे हैं। एक पॉइंट को हमेशा याद रखना कि जब भी हम टेंसर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है हम n डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, और रोटेशन ऑफ द सिस्टम, रोटेशन ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से देखो टेंसर क्वांटिटीज़ का क्या कंक्लूज़न निकला कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको चेंज करने पर हमारा जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए जो हमारे आइंस्टीन सर थे उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टेंसर एनालिसिस का यूज़ किया था, और इसी वजह से उस टाइम पर जो टेंसर एनालिसिस है वो बहुत पॉपुलर हो गया था। अब जब भी हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पर कंसेप्ट आता है स्पेस एंड टाइम का। अब इसका मतलब क्या है? स्पेस एंड टाइम हमें पता है कि दोनों ही आपस में रिलेटिव होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है जो कि स्पेस के कर्वेचर को डिफाइन करते हैं। अब देखो जब हम 0 डायमेंशन की बात करते हैं, यानी कि एक पॉइंट की, अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या होगा? 0। ये हो गया 0 डायमेंशन के केस में। सिमिलरली जब हम 1D के बारे में बात करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? r इक्वल टू जो भी उसने डिस्टेंस कवर करा होगा वो। अब सिमिलरली हम 2D के बारे में जब बात करते हैं, अब मान लीजिए ये हमारे पास 2D प्लेन है। अब 2D प्लेन में इसको हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम y मान लेते हैं x एंड दिस इज़ r। अब देखो अगर हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। सिमिलरली अगर हम 3D के केस में बात करते हैं तो क्या होगा? इसको मान लीजिए 3D प्लेन, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी भी पोजीशन का तो हम सभी डायरेक्शंस में जाएंगे एक्स वाई एंड जेड, यानी कि दिस इज़ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड देन जेड, यानी कि हम तीनों डायरेक्शंस में गए। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए r इज़ द डिस्प्लेसमेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड अंडर द रूट। अब यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूज़न आ रहा है कि हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए, पोजीशन को फाइंड करने के लिए जिस डायरेक्शन में हम गए उनका स्क्वायर देन ऐड एंड टेक अंडर द रूट। सिमिलरली अगर हम 4D के बारे में बात करें, अगर हम 4D के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर किस बात कंसेप्ट आता है? वहाँ पर
स्पेस और टाइम का भी कंसेप्ट आता है, और वो आपस में हम किस इक्वेशन के थ्रू हम उनको जोड़ेंगे। वो इक्वेशन होगी ds², यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगा, dx² प्लस dy² प्लस dz²। अब जो टाइम है उसकी इक्वेशन हम कैसे करेंगे, देन c² dt²। हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं 4D के केस में, और इस इक्वेशन का हम बोलते हैं, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये 4D को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो 4D होगा, 4 डायमेंशनल स्पेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मिन्कोव्स्की केस, MINKOVSKI स्पेस, यानी कि मिन्कोव्स्की स्पेस को हम 4D स्पेस बोलते हैं। अब उसके बाद देखो हम एक डेफिनेशन और देखते हैं, यानी कि टेंसर की। वो डेफिनेशन क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ the same tensor will be different for two or more different sets of axes with different orientation। अब देखो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, द कंपोनेंट्स ऑफ द सेम टेंसर, यानी कि हमारे पास एक ही क्वांटिटी होगी, यानी कि जो टेंसर होगा वो एक ही होगा, और उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलग होंगे, लेकिन वो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। विल बी डिफरेंट फॉर 2 और मोर डिफरेंट सेट ऑफ एक्सिस, यानी कि जो डिफरेंट सेट ऑफ एक्सिस हैं उसके लिए टेंसर क्वांटिटी तो सेम होगी, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। किसके लिए, जब हम उसको डिफरेंट ओरिएंटेशन से देखेंगे, मेज़र करेंगे। अब अगर इस डेफिनेशन को और भी अच्छे से समझना है तो हमें जो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना होगा। अब जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम कैसे समझेंगे, हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करते हैं, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज़ ओरिजिन, दिस इज़ एक्स, वाई एंड जेड। ये हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम किया है। अब देखो ये अगर हम इस सिस्टम को थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो एक्स एक्सिस है वो कहीं यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, सिमिलरली जो वाई एक्सिस है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, एंड देन जेड एक्सिस जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। अब देखो शिफ्टिंग होने का क्या मतलब है, इनके कोरस्पॉन्डिंग इनके डायरेक्शन कोसाइंस भी होंगे। एक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, L1, L2 एंड L3। वाई के कोरस्पॉन्डिंग होंगे M1, M2 एंड M3। सिमिलरली जो जेड के कोरस्पॉन्डिंग होंगे N1, N2 एंड N3। अब देखो जो डायरेक्शन कोसाइंस जो सिस्टम हमने ट्रांसफॉर्म किया है, यहाँ पर जो हमने थीटा एंगल से रोटेट किया है ना, इसका मतलब है कि हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया है। अब इसकी नोटेशंस क्या होंगी, मान लीजिए हमने इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसकी नोटेशन दी है एक्स डैश, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, L1, M1, N1। सिमिलरली जो है हम y के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको हम y डैश से डिनोट करेंगे, और उसको कोरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो होंगे L2, M2, N2। देन z को z डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन कोसाइंस होंगे L3, M3 एंड N3। अब देखो यहाँ से पर हमने एक्चुअल में किया क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग में जो सिस्टम था वो था एक्स, वाई एंड जेड। हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया तो हमें क्या मिला, एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। हम इसको ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब है,
अब देखो, ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है, राइट। लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, वो तो सेम ही रही है। यही बात तो बोल रही है ये डेफिनेशन। देखो अगेन, द कंपोनेंट्स ऑफ द सेम टेंसर क्वांटिटी इज सेम, दिस विल बी डिफरेंट फॉर टू और मोर डिफरेंट सेट ऑफ एक्सिस। यहाँ पर हमने जो है दो सेट ऑफ एक्सिस को अज्यूम किया है। दो सेट ऑफ एक्सिस कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश विद डिफरेंट ओरिएंटेशन। इनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है क्योंकि हमने इनको रोटेट कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब इसके बाद जो है हमने इस डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ लिया है। मेनली इसका क्या मतलब है? टेंसर क्वांटिटी इज़ सेम बट डिफरेंट क्या होगा? उसके कंपोनेंट्स, राइट। अब देखो, यहाँ पर हमने जो है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस का यूज़ किया है और जो ट्रांसफॉर्म हुई है एक्सिस यानी कि एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, और जो ट्रांसफॉर्म होने से पहले एक्सिस थी हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, उन तीनों को हम एक इक्वेशन का यूज़ करके भी डिनोट कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं फर्दर। अब देखो, जो इक्वेशंस होंगी वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम? एक्स डैश विल बी इक्वल टू L1x प्लस M1y प्लस N1z। हम ये बेसिकली क्या है, हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम इजीली जो सिस्टम है उसको समझ सकें, टेंसर एनालिसिस को इजी से समझ सकें। सिमिलरली जो है वाई डैश यानी कि ये जो डैश वाली टर्म है इसका क्या मतलब है? ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और हम जो बिना ट्रांसफॉर्म हुआ सिस्टम है उसका यूज़ करके हम एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉर्म कैसे कर सकते हैं और उसका वाइस वर्सा कैसे कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को लिखने का यही बेसिक मीन है, यही इनका सिग्निफिकेंस है। अब देखो, वाई डैश को हम लिख सकते हैं L2x प्लस M2y प्लस N2z। देन हम जेड डैश के लिए लिख सकते हैं L3x प्लस M3y प्लस N3z। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसका वाइस वर्सा। वो कैसे लिखेंगे हम? x विल बी इक्वल टू L1x डैश प्लस L2y डैश प्लस L3z डैश। देन y के लिए M1x डैश प्लस M2y डैश प्लस M3z डैश। देन z के लिए दिस इज z ओनली, N1x डैश प्लस N2y डैश प्लस N3z डैश। अब देखो, हम इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं 1 एंड इसको लेट कर लेते हैं 2। इन दोनों को हम एक टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हम इजीली इनको याद कर सकें। अब वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। दिस इज़ x, y एंड z एंड हियर x डैश y डैश एंड z डैश। अब देखो, जो x डैश वाली इक्वेशन है उसको कैसे लिखेंगे? L1x M1y। देखिए, L1 इंटू एक्स, दिस इंटू दिस प्लस M1 इंटू वाई, दिस इंटू दिस, देन N1 इंटू जेड। सिमिलरली हम y डैश के लिए L2 इंटू एक्स प्लस M2 इंटू वाई प्लस N2 इंटू जेड। देन z डैश के लिए L3 इंटू एक्स प्लस M3 इंटू वाई प्लस N3 इंटू जेड। सिमिलरली हम एक्स वाई जेड के लिए भी कैसे देखेंगे? x विल बी इक्वल टू L1 एक्स डैश प्लस L2 वाई डैश प्लस L3 जेड डैश। देन y के लिए हम लिखेंगे M1 एक्स डैश प्लस M2 वाई डैश प्लस M3 जेड डैश। सिमिलरली z के लिए भी हम इक्वेशन लिख देंगे। अब देखो,
हमारा बेसिक मीन क्या था आज का लेक्चर अटेम्प्ट करने का, कि हम जो टेंसर है उसकी विजुअलाइजेशन कर सकें कि एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हमने वो सारी चीज़ें समझी हैं कि हम टेंसर को बोलने का मतलब क्या है, कि कैसे हम स्पेस के बारे में बात करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है, क्रोनेकर डेल्टा, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, देन हम देखेंगे कि रैंक को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हम उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। इन सभी बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। नाउ द लेक्चर एंड्स हियर एंड थैंक यू।